तो चलिए आज हम आज का पहला चैप्टर संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि संख्या पद्धति एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें हम पूरी संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, आप सब जानते हैं। प्राकृत संख्या कोई भी संख्या जब एक से शुरुआत होती है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक जाती है। एक से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है, अनंत जहाँ तक भी आप ले जा सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि हम बात करें पूर्ण संख्या की, जब उसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, शून्य को भी शामिल कर लेते हैं और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी अनंत तक जाती है और तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि उसमें जीरो शामिल नहीं रहेगा तो उसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे और यदि हम उसको जीरो शामिल कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। उसका अगला यदि हम बात करेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या जिसमें हम दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी दोनों तरफ संख्या को बढ़ा सकते हैं, उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें धनात्मक संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी होती है, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ये भी आगे तक जा सकता है और ये भी और यहाँ तक जा सकता है। मतलब जिसमें माइनस प्लस की सभी संख्याओं को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसी प्रकार हम देखें सम संख्या। सम संख्या क्या है? वह सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, उस सभी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इंडेस्टेटेस। सभी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाएगा, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। उसी प्रकार भी हम कहें विषम संख्या क्या है? विषम संख्या तो जस्ट सम संख्या का अपोजिट, जिस संख्या में 2 का भाग ना जाता हो उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंडेस्टेटेस। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। जैसे हमने पहले कहा प्राकृत संख्या क्या है, तो जो संख्या 1 से शुरुआत होकर लगातार बढ़ती जाती है उस संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जब उस प्राकृत संख्या में हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जब हम संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को शामिल कर लेते हैं उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाए, पूरी कट जाए, कुछ भी शेषफल ना बचे, उसको हम कहते हैं सम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए, ऐसी सभी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या। तो उसके हम आगे जाएंगे तो फिर हम और जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका फिर होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का या किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इंडेस्टेटेस। तो भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर भी
अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो, उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसी प्रकार अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो। कहने का मतलब उस संख्या का कोई भी गुणनखंड ना हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। एक चीज यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो बहुत बार हम जल्दबाजी के चक्कर में आंसर हम 3 लेकर आते, जबकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। यदि कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है क्या है? 2 है। और यदि उसी प्रकार सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब फिर वो आता है 3। तो इस बात का विशेष ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि कभी भी एग्जाम में यदि इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं तो जल्दबाजी ना करें, धैर्यता के साथ पहले समझ लें, उसके बाद ही हम आंसर दें। उसके और हम आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट और आता है, सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या है? को प्राइम नंबर। तो कोई भी 2 संख्याओं का ऐसा समूह है जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो या जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 2 और 3, इसका जो HCF है वो कितना है? 1। आगे हम अभी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि HCF और LCM क्या क्या होता है। उसी प्रकार यदि हम बात करें यदि 2 और 4, तो यहाँ ध्यान देने की बात करेंगे, इसमें एक कॉमन फैक्टर भी है कि इसका जो HCF है वो 1 से ज़्यादा है, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। तो ये संख्या हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका HCF है वो हो जाएगा 2, और जिसका भी HCF 2 होगा वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो सहअभाज्य संख्या के लिए सबसे बड़ा डेफिनेशन क्या है कि ऐसी 2 संख्याओं का समूह जिनका महत्तम समावर्तक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और ऐसे कोई भी 2 नंबर जिनका महत्तम समावर्तक 1 होगा, ऐसी संख्याओं के युग्म को हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या दूसरी भाषा में कहें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। उसमें कभी भी जो ये आपका अंश है, ये आपका हर है, तो जो हर का मान है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके लिए बहुत ध्यान देने की बात यह है कि परिमेय संख्या में हर का मान कभी भी जो है शून्य नहीं होता है। उसका अगला टॉपिक की बात करेंगे हम, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है? जस्ट इसका अपोजिट
को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 इंडेस्टेटस। तो चलिए इसके हम आगे कुछ नई चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा संख्याओं में 54,786। इसमें हम कई तरह की बात जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ये इकाई है, ये दहाई है, ये आपका सैकड़ा, ये हज़ार और ये 10,000। कई बार इन्हीं से संबंधित कई सारे प्रश्न परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जहां हम जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तो उन गलतियों से हमें बचना है और जानने का प्रयास करना है। जैसे आपने मैथ्स में 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, स्थानीय मान और जाति मान। तो जो जाति मान होता है वो किसी भी नंबर का वास्तविक रूप होता है, वास्तविक मान होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। उसको हम जाति मान को हम वास्तविक मान भी कह सकते हैं। जैसे 5 का जाति मान 5 ही होगा, 4 का जाति मान 4 ही होगा, 7 का जाति मान 7 ही होगा, 8 का जाति मान 8 ही होगा और 6 का जाति मान 6 ही होगा। लेकिन जब हम स्थान के हिसाब से बात करें तो यदि ये इकाई के स्थान में है तब तो ठीक है, इकाई के स्थान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे दहाई के स्थान में है तो ये 8 का जो स्थानीय मान होगा वो दहाई के स्थान में है, मतलब 8 × 10 यानी 80। 7 के ये सैकड़ा के स्थान में है, मतलब 7 × 100 700। 4 हज़ार के स्थान में है, मतलब 4 × 1000 यानी 4000। और जो 5 है वो आपका 10,000 के स्थान में है, तो 5 × 10,000 करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 50,000 आ जाएगी। तो कभी कभी हम एग्जाम में पढ़ते हैं कि हमारा जो है जाति मान क्या है, तो सिंपल सी बात है, जाति मान जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। जाति मान इसी को हम कह सकते हैं वास्तविक मान। दूसरा आता है हमारा स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हर संख्या का जगह या उसके स्थान के आधार पर बदल जाता है। जैसे समझने का प्रयास करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल है ये 586। दूसरा तो हम यहाँ देखेंगे यदि स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान जो है वो 6 है। 8 का जो स्थानीय मान है वो 80 है। 5 का जो स्थानीय मान है वो 500 है। क्योंकि ये इकाई है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दहाई है तो 8 × 10 80। 5 सैकड़ा के स्थान में है तो 5 × 100 सैकड़ा। वहीं यदि दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसी को हम यदि लिख देते हैं 865। अब इसकी संख्या वही है। यदि इसकी हम जाति मान की बात करेंगे तो जाति मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे इसके हम स्थानीय मान की बात करेंगे तो यहाँ 8 का स्थान दहाई पे था तो 8 × 10। लेकिन यहीं यदि हम इनकी बात करेंगे तो 5 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 का यदि हम स्थानीय मान की बात करेंगे तो 6 × 10 आ जाएगा तो यह हो जाएगा 60। यदि हम 8 की बात करेंगे तो 8 × 100 हो जाएगा, मतलब 800। समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जब ये 8 था तो ये सैकड़े के स्थान में नहीं था बल्कि दहाई के स्थान में था। तो 8 × 10 80 और वही 8 यहाँ भी है। तो यहाँ जो 8 है वो सैकड़े के स्थान में है, इस कारण 8 × 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 800। तो जाति मान और स्थानीय मान में एक छोटा सा अंतर है, उस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना टफ चीज़ें होगी समझने के लिए। तो कभी जाति मान या वास्तविक मान आता है तो आप सिंपल से बता पाएंगे कि जो जाति मान है या उसका वास्तविक मान है वो कहीं भी स्थान में रहे वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो स्थानीय मान होता है वो है अपने जगह के
अलग अलग जगहों में उसका अलग अलग मान हो सकता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है 5896 में 8 के स्थानीय व जाति मान का अंतर क्या है। तो हमने जैसे आपसे कहा कि जाति मान कभी भी नहीं बदलता है, वह कहीं भी रहे उसका मान वही होता है। तो 8 का जो जाति मान होगा वो क्या होगा, 8 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान जगह के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर सिंपल तरीके से कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये 8 गुणे 100 के स्थान में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 800। तो अंतर की बात करेंगे तो हम 800 में से 8 माइनस कर देंगे तो 792, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत सिंपल सा बात है, कभी भी ऐसे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उस बात के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि जो जाति मान है वो कहीं नहीं बदलता है, लेकिन स्थानीय मान अपने स्थान के कारण बदल सकता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 8 का जाति मान 8 ही है, लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े के स्थान पर 8 लिखा था, 8 गुणे 100, तो टोटल 800 आया। 800 में से हमने माइनस कर दिया 8, तो 792, और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आइए और हम संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। इसी में जैसे आप एक चीज़ पढ़ते हैं विभाजिता। विभाजिता से कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, और क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पर समय नहीं होता, जिस कारण हम जल्दबाजी में छोटे छोटे प्रश्नों पर भी गलती कर जाते हैं। तो उन चीज़ों को बहुत जानने का प्रयास करेंगे। तो विभाजिता का नियम से कई सारे, खासकर 3, 9 और 11 से बहुत जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8 इंडेक्स। तो विभाजिता का नियम की यदि हम बात करें तो कोई भी संख्या यदि 2 से विभाजिता है तो उसके यदि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या हमेशा 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, उसमें शेष फल कुछ भी नहीं आएगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए जिसके अंत में क्या होगा, 0 होगा, 2, 4, 6, 8, वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार हम 3 से बात करें तो 3 से विभाजित के नियम में जो भी नंबर दिया है, सपोज 1, 4, 7, ये एक नंबर है 147, तो यदि इसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे समझने का प्रयास करेंगे, 1 + 4 + 7, टोटल जोड़ेंगे इसको तो कितना आता है 12। 12 से हम ये 3 को विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है, 3 चौके 12, मतलब कि हमारा जो संख्या 147 है वो भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 निम 27। तो कोई भी संख्या का यदि योग 3 से विभाजित हो जाता है तो जो संख्या होगा वो भी पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित का नियम, 4 से विभाजित का नियम क्या है, कोई भी संख्या लिखा है यदि उसके अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे समझने का प्रयास करते हैं, कोई भी संख्या ले लें हम, और जैसे हमारे पास 24, 16 है। अब इसको यदि हम देखेंगे कि इसके लास्ट के 2 अंक 2 डिजिट, अब ये क्या 4 से विभाजित है, तो हाँ पूरी तरह 4 से विभाजित है, 4 चौके 16, मतलब ये पूरी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ऐसे हम कोई और संख्या की बात लेते हैं, जैसे इस संख्या की हम बात करें तो हम इसमें विभाजित करें, क्या ये 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो 4 एकम 4, शेष फल बच रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अंतिम के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। तो ये 9842 जो नंबर है ये 4 से विभाजित नहीं होगी।
जैसे कोई अदर नंबर लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या 2500 जो 56 है वो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी? तो हाँ बिल्कुल, हम इसमें डिवाइड करके देखते हैं। 4 से विभाजित करें, 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब 56 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब ये 2556 जो संख्या है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हम 5 से देखते हैं। 5 से विभाजित का नियम बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि कोई भी संख्या की यदि अंत में 0 या फिर 5 है तो वो संख्या हमेशा 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कोई भी नंबर हो उसके अंत में यदि 0 या 5 है वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। 6 के विभाजिता से बात करें तो 6 का विभाजिता कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, मतलब 2 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित के लिए बहुत आसान से एक टॉपिक है कि जो भी नंबर दिया होगा हमारा एक्स वाई जेड, यदि इसका सम 9 से पूरी तरह से विभाजित है, शेष फल कुछ नहीं बचेगा, तो वो दिया हुआ नंबर भी जो है 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं 5, 4, 1, 2, 6, 7, 2, हमारे पास ये एक नंबर है। अब ये क्या इस सभी नंबरों का सम क्या 9 से विभाजित है? तो हम पहले इसको सम कर लेंगे। 5 4 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 27 डिवाइडेड बाई 9, 9 से पूरी तरह विभाजित है। हाँ, तो 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो यदि इस दी हुई नंबर का सम 9 से डिवाइडेड है, पूरी तरह से विभाजित है, तो जो ये हमारा संख्या है ये भी 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा। इससे कंपटीशन एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि 8, ये आपका यहाँ पर स्टार बना देता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 7, 2, 6, 3, तो पूछ देता है कि यदि ये दिया हुआ नंबर 9 से पूरी तरह से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हमने क्या कहा कि 9 से विभाजित का नियम क्या है कि दिए हुए सभी नंबरों का सम यदि 9 से पूरी तरह से विभाजित होती है तो वो संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो जैसे हम जानने का प्रयास करेंगे, 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 होता है। अब क्या जो 26 है ये 9 से विभाजित है? तो बिल्कुल पूरी तरह नहीं है। तो 9 से विभाजित कब होगा? 9 से विभाजित तब होगा यदि जब इसको 1 मिल जाए, और 1 मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 27, और 27 में हम 9 से काट देंगे तो बिल्कुल कट जाएगा। मतलब स्टार के स्थान पे हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा? हमने क्या ऐड किया है? 1 ऐड किया है, तो इसके स्थान में कितना होगा? 1 होगा। तो इनका सम 27 हो जाएगा। जब सम 27 हो जाएगा तो हमने पढ़ रखा है कि 9 से पूरी तरह से विभाजित है, और 9 से विभाजित का नियम हमको पता है, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 1। मतलब स्टार के स्थान पे क्या होगा? 1 होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम प्रतिदिन प्रयास करेंगे कि आपके लिए नए नए टॉपिक के साथ पूरी सिलेबस 22 आने वाले मध्य प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण क्लासेस के रूप में प्रतिदिन आपके लिए नई नई तरीके से वीडियो लेकर आएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी में जुटे हैं, और हम साथ मिलकर एक अच्छा विद्यार्थी बनने की पहल को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।